अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। शायद मैं आपकी बिज़ी लाइफ में से लगभग 20 मिनट कुछ एमबी डाटा ज़रूर लूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है हर वो इंसान जो इंसान को और इंसानियत को पसंद करता है, जो इंसान से मोहब्बत करता है, वो इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा सुनेगा और लास्ट तक देखेगा। जब हम जानते हैं, पढ़ते हैं और खोजने की कोशिश करते हैं, तो इंसान की ज़िंदगी के इतिहास में कुछ ऐसे अचीवमेंट, कुछ ऐसी उपलब्धियाँ, कुछ ऐसी खोज मिल जाती हैं, जो इंसानियत को बहुत ऊँचाई पर ले गए। उन्होंने इंसानियत को बहुत कुछ दिया, जैसे पहिए का आविष्कार, बिजली का आविष्कार, फ़ोन का आविष्कार, टीवी का आविष्कार और ज़मीन से स्पेस तक पहुँचने का ज़रिया। लेकिन इसी इंसान का एक दूसरा रूप भी है, जिसे देखने के बाद सिर्फ़ खौफ़, दर्द, ज़ुल्म की इंतहा देखने को मिलती है। जब इंसानियत के एक-एक खून के कतरे और इंसानियत की एक-एक बोटी को नोच कर रख दिया गया। वैसे तो ना जाने इतिहास में ज़ुल्म की कितनी दास्तानें दर्ज हैं। उन्हीं दर्दनाक दास्तानों में से एक दास्तान आज का म्यांमार, कल का बर्मा, जहाँ हुआ था रोहिंग्या मुस्लिम जेनोसाइड, रोहिंग्या मुस्लिमों का जनसंहार। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, मुझे उम्मीद है हर वो इंसान जो इंसानियत पसंद है, जो इंसान से मोहब्बत करता है, वो इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा सुनेगा और लास्ट तक देखेगा। आज से सिर्फ कुछ साल पहले म्यांमार के रखिनिया स्टेट के गांव में आजान की आवाज गूंजती थी, लेकिन आज वहां सिर्फ खामोशी है। एक कौम जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो मुसलमान थे। दुनिया के एक कोने में बंगाल के समंदर के पास एक छोटी सी जमीन है, रखिनिया स्टेट, म्यांमार का हिस्सा। यहीं पर सदियों से एक कौम बसती आई है, जिसे दुनिया रोहिंग्या के नाम से जानती है। ये लोग असल में अराकन रीजन के रहने वाले हैं, जहां इस्लाम 8वीं सदी में अरब ताजिरों के जरिए पहुंचा था। तब से लेकर आज तक ये लोग अपनी ज़मीन और अपने ईमान से जुड़े रहे। इनकी ज़बान बंगाली और बर्मिस दोनों से मिलती जुलती है, लेकिन इनका दिल सिर्फ इस्लाम के लिए धड़कता है। ये अपने आप को बर्मिस मुस्लिम नहीं, रोहिंग्या कहते हैं। एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपके लिए लाया करता है वो अहम और हकीकी मालूमात जो आपको इस्लाम की तारीख से और भी करीब कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरकान की मिट्टी से निकला हुआ एक लफ्ज, एक पहचान, लेकिन म्यांमार की हुकूमत उन्हें नागरिक नहीं मानती। ना उनके पास पासपोर्ट है, ना कोई पहचान पत्र है। देश की नागरिकता साबित करने के लिए आज वो अपने ही वतन में अजनबी बने हुए हैं। उनका घर एक कैंप है और उनका मुस्तकबिल, फ्यूचर अंधेरा है। आज फिर भी उनके चेहरों पर एक उम्मीद है कि शायद एक दिन अराकान की हवा उनके लिए फिर से आजादी लेकर आए। रोहिंग्या का तारुफ ब्रिटिश कॉलोनियल दौर से शुरू होता है। बर्मा, जो आज का म्यांमार है, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। 1824 से लेकर 1948 तक ब्रिटिश हुकूमत ने बंगाल के मुसलमान किसानों और मजदूरों को अराकन में लाकर बसाया। ये लोग खेती बाड़ी, तिजारत और मेहनत के जरिए अराकन के समाज का हिस्सा बन गए। मगर ब्रिटिश के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। 1948 में जब बर्मा ने आज़ादी पाई, तो नए हुक्मरानों ने इन्हीं लोगों को गैर मुल्की कहकर अलग कर दिया। उन्हें बंगाली माइग्रेंट्स कहा गया और उनका वजूद, उनका असल, उनका हक सब सवाल में डाल दिया गया। फिर आया 1982 का साल। म्यांमार ने एक नया सिटीजनशिप लॉ पास किया, जिसमें 135 एथनिक ग्रुप्स यानी अलग अलग जातियों, समूहों को मुल्क ने नागरिक मान लिया। लेकिन रोहिंग्या उनमें शामिल नहीं थे। उनका ये एक कानून सिर्फ एक कागज के टुकड़ों ने लाखों लोगों से उनका वतन, उनकी पहचान और उनका मुस्तकबिल छीन लिया।
तब से रोहिंग्या स्टेटलेस हो गए, नो प्लेस टू लिव, बेवतन कौम बन गए। उन्हें स्कूल्स, हॉस्पिटल और नौकरियों तक से दूर कर दिया गया। रोहिंग्या स्टेट में उन पर मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन यानी इधर उधर आने जाने पे पाबंदी लगाई गई। मतलब वो अपने गांव से बाहर भी नहीं जा सकते थे बिना सरकारी इजाजत के। ये सब देखते हुए रोहिंग्याओं ने अपनी पहचान के लिए आवाज उठाई, मगर उसके जवाब में फौज ने गोलियां चलाई। 2012 में रखीनी इलाके में बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स कम्युनिटी के दरमियान दंगे भड़क उठे, घर जला दिए गए, बस्तियां राख बन गई और हजारों रोहिंग्या लोगों ने बांग्लादेश की सरहद पर पनाह लेनी शुरू कर दी। फिर आया 2017 का साल, जिसे दुनिया ने रोहिंग्या जेनोसाइड के नाम से जाना। म्यांमार आर्मी, जिसे तात्मादाव कहा जाता है, उन्होंने क्लियरेंस ऑपरेशंस के नाम पर पूरी की पूरी बस्तियों को मिटा दिया। लाखों लोग भागकर बांग्लादेश पहुंचे और दुनिया ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस में से एक देखा। बच्चों को उनकी माँ से जुदा कर दिया गया, औरतें महफूज नहीं रही, घर, मस्जिद, मकान सब जला दिए गए। ये जुल्म फौज तक सीमित नहीं था। इस दौर में एक नई सोच उभरी, नफरत पर बनी सोच। इस सोच का चेहरा था अशिन विराथो, एक बुद्धिस्ट मॉन्क, जिसे कुछ लोग बुद्धिस्ट नेतन्याहू कहते हैं, जिसने 2000 के बाद से अपने झगड़े को धर्म के नाम पर जंग बना दिया। विराथो ने 969 मूवमेंट 969 को बुद्धिस्ट वैसे ही मानते हैं जैसे मुस्लिम्स 786 मानते हैं। 969 मूवमेंट शुरू किया, एक ऐसा आंदोलन जो बुद्धिस्ट को मुसलमानों के खिलाफ उकसाता था। उसका पैगाम साफ था, मुस्लिम्स म्यांमार के लिए खतरा है। पोस्टर छपे, सोशल मीडिया पर हेट स्पीच प्रोपेगेंडा फैलाए गए। विराथों के लिए रोहिंग्या सिर्फ एक माइनॉरिटी नहीं थे, बल्कि एनिमी विद इन द स्टेट, देश के अंदर दुश्मन। उसके बोल में से कुछ एक, यू कैन बी फुल ऑफ काइंडनेस एंड लव बट यू कैनॉट स्लिप नेक्स्ट टू मैड डॉग। सन 2017 म्यांमार के रखाइन स्टेट का एक छोटा सा गांव तुला टोली, जिसे रोहिंग्या लोग मिंगी कहते हैं, यहाँ की सुबह पहले जैसी नहीं थी। इस बार सूरज के साथ आई थी धुएं की गंध और डर की चीखें। सैनिकों ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। आवाज आई, बाहर निकलो, कोई भागो मत। फिर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। बूढ़े, बच्चे, औरतें, किसी को नहीं बख्शा है। कहा जाता है कि गांव के लोगों को नदी के किनारे इकट्ठा किया गया और वहीं पर मौत का खेल खेला गया। कई घर जला दिए गए, कई औरतों की इज्जत लूट ली गई और जो बच्चे बच भी गए उन्होंने अपने माँ बाप को वहीं गिरते देखा। एक गवाह मोहम्मद रफीक ने कहा, जब फायरिंग शुरू हुई तो बस गोलियां ही गोलियां थी, सब गिरते जा रहे थे, कोई नहीं बचा, बस मैं भाग आया। जब गोलियां थम गई तो गांव खामोश नहीं हुआ, वो सिर्फ राख में बदल चुका था। नदी के किनारे सैकड़ों लाशें पड़ी थी। वो कहते हैं, जब हमने पीछे देखा तो हमारा गांव अब गांव नहीं था, बस चलती हुई यादें थी। वो लोग जो बच निकले सीमा पार करने लगे, नावों में, नदियों में, अंधेरे में। कई डूब गए,
कई बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया। म्यांमार के सैनिकों ने रास्ते बंद कर दिए थे, फिर भी सैकड़ों रोहिंग्या अपने बच्चों को गोद में उठाकर नफ नदी की तरफ भागे, वही नदी जो म्यांमार और बांग्लादेश के बीच बहती है। जब रात ठंडी हुई तो दुनिया ने तस्वीरें देखी, लाशों में भरे गांव, जलते मकान और लाखों लोग सीमाओं की ओर भागते हुए। दुनिया सन्न रह गई। लेकिन सवाल ये था, इतने दिनों तक सब चुप क्यों रहे? संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई रिफ्यूजी क्राइसिस कहा। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एथनिक क्लींजिंग यानी नस्लीय सफाया का नाम दिया। लेकिन म्यांमार की सेना, जिसे टाड माडा कहा जाता है, ने हर आरोप से इनकार किया। उन्होंने कहा, हम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। कई देशों ने निंदा की, कई ने मानवीय मदद भेजी, लेकिन न्याय, जस्टिस, वो आज भी रास्ता ढूंढ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने म्यांमार के कुछ अधिकारियों पर मुकदमा स्टार्ट किया, पर आज तक किसी को सजा नहीं मिली। कॉक्स बाजार के रिफ्यूजी कैंप्स में अब लाखों रोहिंग्या रहते हैं, तंबुओं में, कीचड़ में, यादों और डर के बीच। और वहीं से शुरू हुई रोहिंग्या की नई कहानी, बिना वतन के लोगों की कहानी। हजारों तंबू, कीचड़ भरी गलियां और बीच में दौड़ते बच्चे जो खेलते खेलते भूलना चाहते हैं कि उन्होंने क्या देखा था। छोटे छोटे स्कूल खुले हैं जहां बच्चे अलिफ, बा, ता लिखना सीखते हैं, जहां औरतें सिलाई सीखती हैं। कैंपों में बच्चे अराकन का नाम पढ़ते हैं जैसे वो कोई दूर का सपना हो, और बुजुर्ग अपनी दास्तानें सुनाते हैं ताकि अगली पीढ़ी जाने कि वो कौन है। इन कैंपों में ज्यादातर लोग बांस और तिरपाल, प्लास्टिक शीट से बनी झोपड़ियों में रहते हैं। जगह बहुत तंग है, कई लोग एक ही छोटे से कमरे में रहते हैं। पानी और सफाई का बड़ा मसला है। एक ही टॉयलेट और नल से सैकड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। बारिश के मौसम में जमीन खिसकने लगता है, यानी लैंड स्लाइडिंग होती है। कई बार कैंपों में आग लग चुकी है। कई झोपड़ियां सूखे बांस और प्लास्टिक की होती है जो फौरन जल उठती है। इलाज की सहूलत बहुत कम है। मरीजों, औरतों और बच्चों को दवा और इलाज तक पहुंचाना मुश्किल होता है। खाने पीने की चीजें भी कम पड़ती है। लोग और बच्चे मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। ज्यादातर लोगों को वापसी की उम्मीद बहुत कम रह गई है। वो कहते हैं, हम ना म्यांमार के हैं ना बांग्लादेश के, बस हवा में लटके हुए हैं। औरतें और लड़कियां सबसे ज्यादा परेशानी में हैं। रात के वक्त में बाहर निकलना या टॉयलेट जाना डर के बिना मुमकिन नहीं। हामला औरतें को इलाज, दवा और सही देखभाल नहीं मिल पाती। कई बार बच्चा जमीन पर ही पैदा हो जाता है। इन कैंपों में जिंदगी एक इम्तिहान बन चुकी है। लोग बस जिंदा हैं, मगर जिंदगी जैसी कोई चीज बाकी नहीं रही। ये दुनिया अजीब तर्ज पर चल रही है। एक दौर था जब ब्रिटेन ने यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाया और पूरी दुनिया ने मिलकर उस बसावट को इजराइल का नाम दिया। एक नया मुल्क बना, झंडा लहराया गया और जमीन पर जिनका कोई हक नहीं था उन्हें मालिक बना दिया गया। मगर वही दुनिया जब बात रोहिंग्या मुसलमानों की आती है तो सब चुप है। वो रोहिंग्या जो सदियों से बर्मा, म्यांमार की सरजमीन पर रह रहे हैं, जिन्होंने वहीं जिया, वहीं मरे, वहीं उनकी कब्रें हैं, आज वही अपने ही वतन में अजनबी बना दिए गए। मगर दुनिया के कान पर जू तक नहीं रेंगती। यूएन की रिपोर्ट लिखी जाती है, इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स के नारे लगते हैं, मगर अमल कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मुसलमान ममालिक, मुस्लिम कंट्रीज जो अपने आप को उम्मत का रहनुमा कहते हैं, वो भी खामोश है। कोई उनका हाथ थामने नहीं आता,
कोई उनके बच्चों के सिर पर हाथ नहीं रखता। बस बयानात, मीटिंग और तस्वीरें, लेकिन जमीन पर मदद कुछ भी नहीं। और दुनिया वो वही है जो ताकतवर के साथ खड़ी होती है और मजलूम के आंसुओं से मुंह फेर लेती है। आज रोहिंग्या लोग कॉक्स बाजार की कीचड़ में तिरपाल के नीचे बेबसी में जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी जिंदगी जिसे सोच कर भी डर लगता है। उनके पास ना वतन है, ना पहचान, बस एक नाम है, रिफ्यूजी। में द कॉम्बिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में म्यांमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। संयुक्त राष्ट्र ने इसे एथिन क्लीनिंग का नहीं बल्कि रोहिंग्या जेनोसाइड कहा था। मगर दुनिया ज़्यादातर खामोश रही, सिर्फ बयान, आंकड़े, लेकिन जिनकी ज़िंदगियाँ गईं वो लौट कर नहीं आए। हर वो बच्चा जो आज बांग्लादेश के कैंप में खेलता है वो एक मिटे हुए गांव की आखिरी याद है। हर वो माँ जो अपने बच्चे का नाम पुकारती है वो इंसानियत की आँख से आखिरी सवाल पूछती है, कहाँ हो तुम। ये कहानी सिर्फ रोहिंग्या की नहीं, ये कहानी उस दिन की है जब इंसान ने इंसानियत को जला डाला। और जब तक ऐसी सच्चाइयों को याद रखेंगे, इतिहास खुद को ज़िंदा रखेगा। याद रखो, नफ़रत किसी धर्म का चेहरा नहीं होती, जुल्म किसी मज़हब की पहचान नहीं होता, और जो खामोश रहता है वो भी इस खून का हिस्सा बन जाता है। इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात।